Right, so I hope I'm audible and visible to people online. Yes, sir. Thank you. So beginning with the current affairs weekly as we do, हमेशा कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाती है हमें हफ्ते की, एंड वी आर वेरी लकी कि हम उसे वैसे ही प्रोसीड करेंगे. सो अगेन टुडे वील डिस्कस द थिंग्स, वील हैव MCQs, आफ्टर दैट यू विन अ चॉकलेट, 4 and above the highest marks get the chocolate, and beneath that I get it. After that we discuss all the topics, right? So current affairs weekly में everybody is welcome. द टॉपिक्स वुड बी दीज, बट इससे कभी कभी आंसर निकल आता है तो पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं. 6 minutes टू यू, मार्क योर आंसर्स, वील चेक इट ओवर हेयर इटसेल्फ. लीजिए, साथ में बैठ के सहेलियों ने चीटिंग नहीं करनी, पास कर दो. 6 minutes, दीज MCQs 6 MCQs हैं. माइंड यू, सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के स्टैंडर्ड और यूपीएससी के ट्रिक्स के हिसाब से बनाए गए हैं, राइट? सो डोंट वरी अबाउट दैट. I hope somebody gets 6 out of 6 today. We'll discuss these questions along with the possible tricks.
2 more minutes. अपना अपना नाम लिख देना प्लीज़ पेपर पे. वन मोर मिनट. नाम लिख दीजिए प्लीज़ अपना अपना पेपर पर. डन. डन मैडम. डन. चलो लेट्स चेक द आंसर्स. आपने पकड़ना. चेक करते हैं हम लोग, शायद अक्षिता ने बताया नहीं होगा ये. वी चेक इट ओवर हेयर आवरसेल्व्स, राइट. सो लेट्स चेक देम. आपने करेक्ट इनकरेक्ट के बाद टोटल बताना मुझे अपने पेपर का जो आपके पास है. फर्स्ट इज सी चंडीगढ़. सी चंडीगढ़ है पहले का आंसर. सेकंड का ए अमेरिका. थर्ड सी चंडीगढ़. फोर्थ ए अमेरिका. फिफ्थ बी बॉम्बे. फिफ्थ बी बॉम्बे. सिक्स्थ का आंसर 1 और 3 होना चाहिए. सिक्स्थ का सी मानना चाहिए, गलत लिखा है. सिक्स्थ का सी है. सिक्स्थ का सी चंडीगढ़, राइट. दीज आर दी आंसर्स, राइट. सो हैव वी इवैल्यूएटेड देम. किसी के पेपर में 0 मार्क्स सही हो? 0. ओके. 6 आउट ऑफ 6 सही हो? 5. चलो चॉकलेट मेरी होती जा रही है. 4 हैं. चलो 3, 2, 1. कौन है? नेहा. एक्सचेंज योर पेपर्स एंड अक्षिता क्लियरली विंस द चॉकलेट. अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इट. मैम आ जाओ, ले लो प्लीज. वेल डन. पढ़ाई कर रहे हो कि तुक्का लग गया? तुक्का लग गया. एवरीबडी सेज दैट. पास होने के बाद भी यही बोलना कि प्रीलिम पास हो गई हूँ, तुक्का लग गया. सो लेट्स डिस्कस अलॉन्ग विद ट्रिक्स. क्या क्या बात करने वाली है इसमें. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बाबरी मस्जिद के टाइम पर बनी थी एक्ट, राइट. इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी क्वेश्चन देखते हैं. इट प्रोहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस करेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप. दिस इज अ प्लेन स्टेटमेंट. यूजली ये सही होती है ना. इट इंक्लूड्स चेंज ऑफ करेक्टर्स ऑफ इंटर रिलीजन, नॉट इंटर डिनोमिनेशंस. चाहे पता है चाहे नहीं है, नॉट वाली स्टेटमेंट यूजली गलत होती है, राइट. देन बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्ट. यही इसका मेन फीचर है. तो 1 and 3 बिकम करेक्ट. आंसर बिकम सी चंडीगढ़. एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लम्स तो बताते चलना साथ में. द चक्की रिवर. ये चक्की रिवर क्यों पूछी है मैंने? बिकॉज न्यूज़ में तो थी, बट लास्ट ईयर 2 साल से रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज पूछी जा रही हैं. एंड दे डू नॉट आस्क यू सिंपल ट्रिब्यूटरीज, है ना, डिटेल के अंदर घुस घुस के. सो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है ये. चक्की रिवर थी, ये दो तो अपने आप एलिमिनेट हो जाती है ना. साउथ इंडियन सा नाम ही नहीं लग रहा. चक्की मोड़ भी देखा होगा, घूमने जाते हैं लोग कॉलेज छोड़ के यहाँ से बंक करके. सो चक्की रिवर इज ब्यास की ट्रिब्यूटरी. देन अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग. जहाज महल, जमाली कमाल, राजों की बौली एंड अभेद्येश्वरा टेम्पल. इसमें एक बहुत ज़रूरी ट्रिक है जो आपको हिस्ट्री में बहुत ज़िंदगी में काम आएगी. बिकॉज हिस्ट्री के सवाल ऐसे आते हैं कि आपको डायरेक्टली किताब में नहीं मिलते, है ना. सो यू हैव टू बी जजमेंटल ऑफ कि यार ये
एरिया या नाम कौन से ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर सरनेम। इंडिया में सरनेम से बहुत काम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अम्बेडकर सरनेम इज फ्रॉम महाराष्ट्र, है ना। दी सरनेम ऑफ बंगालीज इज यूजली बोस, पॉल्स, है ना। सो वो ध्यान रखना है। सो ओवर हेयर इफ यू सी क्लोजली, जहाज महल, जमाली कमाली मॉक्स एंड राजाओं की बौली एंड इवन द क्वेश्चन कुतुब कम्प्लेक्स आर नॉर्थ इंडियन नेम्स. This one, Abheteshwarar temple, I can't even pronounce it. This is South Indian. So clearly odd one out है, और clearly वो ऑप्शन भी है. एक तो ये ऑप्शन यूजली सही होती है, ओनली वाली कल्ली, और ऊपर से दिस इज द आइडिया. सो ट्रस्ट मी, इफ यू लर्न दिस, 70% ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चंस इसी आइडिया से निकल जाएंगे, है ना. दिस मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क वॉर इज इन न्यूज़. मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क कुतुब कम्प्लेक्स के सामने ही है, उसमें है सारी चीज़ें, है ना. उसमें ये सारी चीज़ें हैं, ये नहीं है. ये भी न्यूज़ में एक और टॉपिक है. इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट वाली बात है इसमें, राइट. वील टॉक अबाउट दैट एज वेल. देन धारिणी, इसमें ऑप्शन से जज करना था, विच इज़ दी मोस्ट डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ एज अ रॉन्ग ऑप्शन. आउट ऑफ दिस आपने गलत ऑप्शंस बनानी है. सही ऑप्शन तो आप पढ़ के बना रहे हो, आपके सामने कंटेंट है. सो गलत ऑप्शंस कौन सी हैं? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. करेक्ट कौन सी रहेगी? 3D ब्रेन. दिस इज अ 3D ब्रेन. इसमें जजमेंट कौन सी लग रही थी? स्टाइल ऑफ अटेम्प्ट कौन सा लग रहा था? दैट वाज डिफिकल्ट टू मेक रॉन्ग ऑप्शन. 3D ब्रेन कहाँ से सोचता है बंदा? देन लताकिया पोर्ट. वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आजकल यूपीएससी पिछले 3 साल से लगातार अननोन सी लोकेशंस और मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है ना. यूजली अगर इफ आई एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस, मैच द फॉलोइंग पे आएगा. और ये सारे प्लेसेस इन न्यूज़ हैं. अभी यहाँ पे सीरिया में इजराइल ने अटैक किया था, है ना. सो हेंस द आंसर इज सीरिया. दिस माइट बी इम्पॉर्टेंट. आज हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है, तो न्यूज़ का शॉर्ट 3-4 जो पॉइंट्स हमें ज़रूरी हैं याद करने, हम उसे पहले नोट कर लेंगे. खासकर वो लोग जो इस बार प्रीलिम दे रहे हैं, कि यार हमें क्विक रिवीजन हो जाए. अल्टीमेटली पढ़ने से नहीं, रिवाइज करने से और रिटेन करने से पेपर निकलता है. सो दिस काइंड ऑफ लोकेशन मैच द फॉलोइंग में आएगी, है ना. 2 सवाल तो आने ही आने हैं फॉरेन लोकेशंस के, पिछले 3 साल से आ रहे हैं मैच द फॉलोइंग में. सो हेंस इस लोकेशन को याद रखना जरूरी है. एक भी पता हो ना मैच द फॉलोइंग का सवाल इजी हो जाता है, राइट. देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनपीए. एनपीए इज अ लोन और एडवांस फॉर विच प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हैव रिमेन्ड ओवर ड्यू फॉर 90 days. वेरी सिंपल डेफिनेशन, ये तो है ही है ना. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव हायर एनपीए एज कंपेयर टू. एक तो पब्लिक सेक्टर में हायर है, प्राइवेट में नहीं. और एक और बहुत बड़ा हैक है यूपीएससी का, ये एज कंपेयर टू जहाँ लिखा होता है स्टेटमेंट में, वो गलत होती है, राइट. एज कंपेयर टू वाली स्टेटमेंट गलत होती है. यूजली ये 10 साल से देखा जा रहा है, वो उल्टा कर देते हैं. मैंने भी वही करा, राइट. देन विच एनपीए पीक्ड इन 2018. ये एंटी हैक बनाई है. जो हैक करने वाले बेचारे कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पे कि 2018 गलत लिखा है, बट ये सही है. सो आंसर इज 1 and 3. इवन आंसर की वाले ने इसे गलत लिखा हुआ, डी लिखा हुआ था. सो आंसर इज 1 and 3. गॉट माई आइडिया? एनी प्रॉब्लम्स, एनी इश्यूज तो बताओ. सो पहले जोक वाली बात, रिलीजन्स की बात हो रही है, रिलीजन्स पे फाइट कर रहे हैं. खबर क्या है? सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991. इसकी शॉर्ट कहानी सुनते हैं, इसमें 3-4 पॉइंट याद करने वाले क्या हैं. सो दिस एक्ट केम इन टू बीइंग इन 1991 ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट. ये डिस्प्यूट आ चुका था, तो इसके करके द गवर्नमेंट वॉज अफ्रेड कि सेकुलरिज्म को हार्म ना हो जाए. हम सेकुलर कंट्री हैं, तो हमें एक दूसरे के मंदिर मस्जिद नहीं तोड़ने चाहिए. हेंस पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी उस टाइम, उन्होंने ये पास करवाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, राइट, 1991 में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट. सो इसमें बेसिकली क्या बोला गया कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा.
कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। कट ऑफ डेट कौन सी रखी गई? 15 अगस्त 1947, वेरी राइट, 15 अगस्त 1947, कि इस डेट को जो रिलीजियस कैरेक्टर था उस प्लेस ऑफ वर्शिप का वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। नाइदर इंटर रिलीजन, ना ही इंटर रिलीजन चेंज होगा और ना ही इंटर डिनोमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई शिव जी का, भगवान शिव का मंदिर है, उसको तोड़ करके आप कोई और भगवान का नहीं बना सकते, राइट? देन दिस एक्ट हैज एक्सेप्शंस एज वेल। एक्सेप्शन एक तो बाबरी मस्जिद इटसेल्फ इज एन एक्सेप्शन, राइट? एंड म्यूचुअल अग्रीमेंट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। अगर मस्जिद वाले खुद चाह रहे हैं कि इसको हटाकर मंदिर बनाओ और दोनों में कोई लड़ाई नहीं है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, राइट? ये वाली एक्सेप्शन हम शायद भूल जाएं, राइट? देन बाबरी मस्जिद इज एन एक्सेप्शन, सेक्शन 5 है इस एक्ट का बाबरी मस्जिद के लिए स्पेसिफिकली। म्यूचुअल एग्रीमेंट इज एन एक्सेप्शन, ये ध्यान रखने वाली बात है, राइट? मॉन्यूमेंट्स अंडर द ASI, जो हिस्टोरिकल रेलेवेंस की मॉन्यूमेंट्स मानी गई हैं, वो भी एक्सेप्शन है, राइट? सो एक्सेप्शंस टू दिस एक्ट। देन उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट टू नोट इज, इसका बिल्कुल आज का रीसेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 और 22 में 2 बड़ी रूलिंग्स दी हैं। क्या हुआ था समझो, इस बात को पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझो, कि एक हिंदुत्व पे इलेक्शन लड़ने वाली सरकार बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी से सरकार में होती है। सो नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू गिव अ डिसीजन इन द फेवर, नहीं तो हटाए जाएंगे। अब रिलीजियस प्लेसेस की एक्ट तो बोल रही है कि भाई आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते किसी चीज़ को, बट केसेस पे केसेस आई जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे मस्जिद के साथ मंदिर है, यहाँ पे पूजा होती है, यहाँ पे कृष्ण भगवान का मंदिर था, यहाँ पे शिव जी का मंदिर था। सो व्हाट इंटेलिजेंस डज सुप्रीम कोर्ट डू? द सुप्रीम कोर्ट सेज कि कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है मान लिया, एक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट नहीं कर सकते मान लिया, बट सर्वे टू determine the character does not violate the act। कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट अगर कोई कह रहा है यहाँ पे मंदिर है तो उसको ढूंढ तो सकते हैं कि नहीं। तो एक तरह से एक्ट को डाइल्यूट कर दिया अपनी चालाकी से, है ना। सो व्हाट डिड दे से? सर्वे टू डिटरमाइन द कैरेक्टर where it is alleged that it has a bipolar character or it has 2 religious characters or it was in continuance of। लोग तो ये कह रहे हैं ना कि हम लोग यहाँ पे ज्ञानवापी मॉस्क में या एक्सेट्रा मॉस्क में या किसी अलग जगह पे हम पहले से हिंदुइज्म की पूजा करते जा रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट से हाँ चलो ठीक है कन्वर्ट नहीं करते, बट अगर पहले से ही है तो उसको तो रख सकते हैं, राइट? सो दे काइंड ऑफ फाउंड अ डिटोर टू इट। दिस वॉज 2019-22 की रूलिंग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू बैक्ड बेंच थी, उन्होंने कहा सर्वे कर सकते हैं। तो अब क्यों न्यूज़ में आया है? बिकॉज दिसंबर 2024 में देयर आर पिटिशंस विच से दैट दिस एक्ट, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इज इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 2 बातें, सेकुलरिज्म को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और दूसरी बात जुडिशियल रिव्यू जो एक बेसिक स्ट्रक्चर हेल्ड हो चुका है उसको रोक रहे हैं। हेंस नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज एडमिटेड दीज पिटिशंस एंड सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सारे कोर्ट्स को कह दिया कि अभी आप रिलीजियस मैटर में, चाहे आप सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं चाहे हाई कोर्ट हैं, आप रिलीजियस मैटर में कोई भी जजमेंट नहीं देंगे, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं देंगे जिससे रिलीजियस प्लेस का कुछ चेंज हो। जब तक हम ये डिसाइड नहीं करते तो आप रुक जाओ। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द एक्ट। इंटरकनेक्टेड बन गया 1991 से 2024 दिसंबर तक। दिस इज इन न्यूज नाउ। आई थिंक कोई भी सवाल आए हम इसको हैंडल कर लेंगे, राइट? सो लेट्स डिस्कस द डिटेल्स। The Supreme Court barred civil courts from registering fresh suits challenging the ownership or title of any place of worship and from ordering surveys of disputed religious sites until further orders। ये रोका गया सिविल कोर्ट्स को कि अभी मत दो। Pending suits were also restricted from issuing effective interim orders।
कि आप जजमेंट की जगह इंटरिम ऑर्डर भी ना दो अभी, राइट। दिस इज द टाइमलाइन आई वाज टॉकिंग अबाउट। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में चलती है जी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ बाबरी मस्जिद। देन 2020 में फर्स्ट पिटिशन चैलेंजिंग द एक्ट, 5 मोर फाइल सब्सिक्वेंटली ऑन ग्राउंड्स ऑफ आर्बिट्रेरीनेस एक्सेट्रा। विमेन फाइल करती हैं वाराणसी में टू वर्शिप एट ज्ञानवापी मॉस्क। 2022 में दे से दैट सर्वे मे नॉट नेसेसरली वायलेट द एक्ट, सर्वे कर सकते हो आप। देन 22-24 में और ज़्यादा पिटिशन आती हैं। सो दिसंबर 2024 में एससी बोलता है कि अभी रुक जाओ, हम दोबारा से रिकंसिडर करेंगे कि क्या ये एक्ट इटसेल्फ ही इलीगल है, क्या ये सेकुलरिज्म को हार्म कर रही है। तो हमें क्या करना है, अब ये धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट इसमें रूलिंग देगा। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज लॉ, यू कैन यू डिफाइन लॉ? लॉ इज नथिंग बट पब्लिक ओपिनियन प्लस फोर्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज़ टू फॉलो द पब्लिक ओपिनियन, है ना। जैसे LGBTQ की जजमेंट थी, क्या हुआ, पब्लिक ओपिनियन उसके फेवर में बना तो सुप्रीम कोर्ट भी मान गया। सो प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट इज जजिंग द पब्लिक ओपिनियन। अगर 400 पार हो गए होते ना, ट्रस्ट मी, लगता है हमें कि जुडिशियल प्रोसेस है, अगर मोदी जी के 400 पार हो गए होते सो स्ट्रेट जैकेट जजमेंट आनी थी कि ये एक्ट इलीगल है, करो चेंज। पर अभी क्यों रुक गए हैं? बिकॉज अयोध्या में बीजेपी के MP हार गए हैं, राइट। सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पास ड्यूरिंग द राम जन्मभूमि एक्ट इन 1980s विच वर टू बिल्ड अ राम टेम्पल एट बाबरी मस्जिद। अब ये बन चुका है, राइट। ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप टू मेंटेन इट्स रिलीजियस कैरेक्टर एज इट एग्जिस्टेड ऑन द कट ऑफ डेट August 15, 1947। देन प्रिवेंट कन्वर्जन बोथ विद इन अ रिलीजन एंड बिटवीन रिलीजन। ये ऑप्शन बनाया था मैंने, ध्यान रखना इसको, राइट। द एक्ट कंप्राइजेज 7 सेक्शंस, 1, 2, 3, 4, 5। टाइटल डेफिनेशंस इसे याद नहीं करना, सेक्शन कौन सा याद रखना, ओनली 5 इज व्हाट एक्सक्लूड्स राम जन्म भूमि फ्रॉम द एक्ट, राइट। It declares that religious character of place of worship as on August 15, 1947 must be maintained. Then existing suits, even the existing suits जो उस टाइम थे वो भी अबेट हो जाएंगे, वो भी हट जाएंगे। ये ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज करते हैं ऑप्शंस में। जो एग्जिस्टिंग सूट्स थे, एग्जिस्टिंग सूट मतलब केस, एग्जिस्टिंग केसेस थे वो भी रुक जाएंगे, उनको भी नहीं चलने देंगे जजमेंट चेंज करने के लिए। देन न्यू लीगल प्रोसीडिंग्स तो ऑब्वियसली नहीं चलेंगी आफ्टर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द एक्ट 1991 के बाद, right. Exception suits or appeal regarding conversions occurring after the cutoff date can continue. Exceptions to section 4, the following are exceptions. ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको नोट डाउन कर लेना अपने पास प्लीज, प्रीलिम वाले। प्रोटेक्टेड साइट्स, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, प्रोटेक्टेड साइट्स फर्स्ट एक्सेप्शन। रिजॉल्व्ड लीगल केसेस जो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुके थे, जजमेंट आ चुकी थी, अपील नहीं थी। म्यूचुअल सेटलमेंट्स, म्यूचुअल एग्रीमेंट, मुझे लगता है पेपर वाला यहां खेलेगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे अगर सवाल आया। अगेन चेंज बाय एक्विसेंस, दैट इज अगेन एग्रीमेंट, मानने से, चेंज बाय एग्रीमेंट ओवर हियर। देन टाइम बार्ड केसेस, कन्वर्जन केसेस दैट अकर्ड बिफोर द एक्ट एंड कैन नॉट बी चैलेंज, जिनके अपील का टाइम ओवर हो चुका है, मतलब एक तरह से ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस हो गए, है ना। एंड ऑब्वियसली दी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस। इफ द क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड दिस, इट वुड बी ओवर हियर, राइट। देन बैकग्राउंड क्या था जी, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जुडिशियल रिव्यू बार कर रहे हैं अभी, जो दिसंबर 2024 में हो रहा है, पटिशनर से कि आप जुडिशियल रिव्यू बार कर रहे हो इसलिए, और आर्बिट्रेरी इरेशनल कट ऑफ डेट एंड हिंदूज, जैन्स एंड बुद्धिस्ट एंड सिख्स के लिए आप लोग, हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट एंड सिख्स के लिए आप लोग बैड ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप लोग इरेशनली उनको दबा रहे हो। बिकॉज मिडीवल हिस्ट्री में क्या हो रहा था, मुस्लिम जाके मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाई जा रहे थे, है ना, मुस्लिम रूलर्स। सो व्हेन दे हैव मेड इट, व्हाई आर यू स्टॉपिंग द हिंदूज टू डू इट? दे हैव दिस, द हिंदूज इंक्लूड द हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट एंड सिख्स। इन लीगल डेफिनेशंस यूजुअली द हिंदूज आर हिंदू, जैन, सिख्स, बुद्धिस्ट, सारे, राइट। सो कोर क्वेश्चंस क्या है जी, कैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हियरिंग सिविल सूट्स ऑन टाइटल ऑफ ओनरशिप इफेक्टिवली अंडरमाइन द पर्पस ऑफ 1991? सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जजमेंट दी थी कि यार डिटर्मिनेशन ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर डज नॉट वायलेट द एक्ट, कि डिटरमाइन कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो देर आर अदर्स एज वेल विच एग्जामिन द इंटरप्ले ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कि एक ही इंस्टीट्यूशन में हिंदुओं का भी वर्शिप का प्लेस है, मुसलमानों का भी है,
जोरोस्टेरियंस का भी है, दूसरों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है. सो ऐसे बहुत सारे हैं इंस्टीट्यूशंस, हेंस हमें उनका कैरेक्टर डिटरमाइन करने दो. सो बेंच क्लैरिफाइड इट वुड नॉट अपाइन ऑन वेदर असर्टनिंग द रिलीजियस कैरेक्टर वायलेट्स द एक्ट और नॉट. सो अयोध्या वर्डिक्ट में क्या बोला गया जी, 2019 होना चाहिए, 2029 तो आया नहीं अभी. अयोध्या राम जन्मभूमि जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर, कि ये सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट कर रही है. राइट, पहले इन्होंने बोला कि सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है एक्ट, बट नाउ देर आर न्यू आर्ग्यूमेंट्स विच से कि ये सेकुलरिज्म को डिस्ट्रॉय कर रही है, जुडिशियल रिव्यू को बार कर रही है. सो वी मस्ट कीप ऑन फॉलोइंग दिस इन आर डायरेक्शंस एंड आर करंट अफेयर्स. नेक्स्ट वीक कुछ रूलिंग आएगी, उसको भी बात करेंगे. की डायरेक्शंस क्या है जी, दैट वाइल फ्रेश सूट्स में बी फाइल्ड इट विल बी टेकन ऑन देम नॉर विल बी ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स प्रोग्रेस. सो अभी सिविल कोर्ट्स कुछ नहीं कर पाएंगे. Key observation, Supreme Court noted that issue regarding the constitutional validity, scope and ambit of the act required detailed examination, highlighted that lower civil courts must defer to principles laid out in the judgment. Civil courts को Supreme Court से आगे नहीं भागना है, अभी रुक जाओ, जब Supreme Court decide करेगा तब आप कर लेना, नहीं तो civil courts cannot race with the Supreme Court. Right? Larger constitutional question क्या है? SC noted that even without the act, constitutional principles might bar the कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस. वाई? एक्ट ना भी हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म पे बेस्ड है. सो सेकुलरिज्म कहेगा रिलीजियस हार्मनी बना के रखो, है ना. इट शुड एक्चुअली गो अराउंड नॉट बिकॉज ऑफ द एक्ट बट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर. राइट? एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स? अब इस रिवर में देखो दो ही तरीके के सवाल बनते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. मैंशनड है, एक बार रीड कर लेना, PDF आपको मिलेगी. बट सिंस रिवर्स ट्रिब्यूटरीज आर आस्क्ड, लास्ट ईयर भी थे सवाल, इस साल भी हो सकते हैं, है ना. लास्ट ईयर सिंप्लीफाइड ट्रिब्यूटरीज थी, उनमें ट्रिक ये थी उनको लाइन में लगाना था, है ना. इस साल डिटेल हो सकती है. दो ही तरीके के आईडी हैं UPSC के पास. कुछ ना कुछ तो मुश्किल करने को रखना, बिकॉज 50% कट ऑफ रखनी है, 50% और लेस. सो दिस सीन, डू यू रिमेंबर फ्रॉम दिस जॉली LLB मूवी? वो उनसे सवाल पूछता जाता है. ये नकली पंडित बने होते हैं, होते मुसलमान हैं, है ना, मौलवी होते हैं. देन वो और डिटेल पूछता है तो ही सेज या अल्लाह, इससे आगे भी होता है. देन ही गेट्स कॉट. सो UPSC डज दिस कि हमने सारी जोग्राफी NCERT वाली, इंडियन जोग्राफी वाली ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली, और फिर भी कोई और खींच के ले आए. राइट? देन वी हैव टू, व्हाट कैन वी डू? सारी याद नहीं हो सकती, बट जो न्यूज़ में एटलीस्ट उतना पता हो. अगर मैच द फॉलोइंग में आया सिंगल क्वेश्चन ही मैं एक्सपेक्ट करता है. इस पर इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंगल क्वेश्चन आ जाए. स्टोन क्वेरीज के लिए न्यूज़ में, बिकॉज स्टोन क्रशिंग एक्टिविटी से ख़राब कर रही है. पंजाब PCS में सीधा सवाल आ सकता है. बाय द वे, पंजाब PCS इज़ ऑल्सो कमिंग अप, CSAT क्वालिफाइंग हो रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा तैयार रखना. दिसंबर में एंड में या जनवरी शुरू में नोटिफिकेशन आएगी, एंड प्रॉबेबली अप्रैल मार्च में पेपर होना चाहिए. बट देयर इज़ अ कैच टू इट. पंजाब PCS इज़ नॉट PCS और PPSC इज़ नॉट UPSC. इनके पास बजट के इश्यूज़ होते हैं, और ख़ासकर मार्च अप्रैल में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं. सो हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए बट पेपर डिले हो जाए. और ये PPSC है, UPSC नहीं. पेपर डिले 2-3 महीने नहीं होता, इनकी मर्जी होती है. नायब तहसीलदार का पेपर इन्होंने 2019 में, मेरे ख्याल 19-20 में नोटिफाई करा था. डिले हुआ 2 महीने करके 2022 या 23 में लिया है इन्होंने पेपर, 2023. सो दे कैन डू एनीथिंग. राइट? बट वी शैल बी प्रिपेयर्ड. इस रिवर से यार, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम. चक्की रिवर पे एक फैक्ट पक्का पता होना चाहिए, ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है. देन ब्यास की चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं. क्यों न्यूज़ में? बिकॉज यहाँ पे स्टोन क्वेरिंग ज़्यादा हो रही है, इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है, उस करके ये रिवर बेसिकली न्यूज़ में आई है कि इसको रोका जाए. सो हमें क्या पता होना चाहिए? बस इतनी लाइन आई थिंक पता होनी चाहिए. हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब से निकलती है, मर्जेज विद ब्यास एट पठानकोट. आई थिंक दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ काइंड ऑफ अ रिविजन फॉर अस कि ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब स्टेट से निकलती है. पंजाब के 5 आब में ब्यास रिवर है. द एंशिएंट इंडियंस कॉल्ड इट विपास एंड हाइफिसिस. विपास ये महाजनपद के टाइम पे होता था, हम देखते थे कौन सी रिवर आस्क करनी, चेनाब, वो वाली बातें. सो रिमेंबर दीज फैक्ट्स कि पूछ तो सही, मैंने सब कुछ याद करा हुआ है. और ओरिजिनेट्स इन द रोहतांग पास, वी नो इट.
So is it a Trans-Himalayan river or not? ट्रांस हिमालयन नहीं है, रोहतांग पास तो हमारी साइड है ना, ट्रांस हिमालयन मीन्स पीछे से आ रही है। ये भी ऐसा सवाल आ जाता है कि इन 5 में से कौन सी ट्रांस हिमालयन नहीं है, दिस इज नॉट ट्रांस हिमालयन, राइट। देन मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये 2-3 कल्चर की चीज़ें न्यूज़ में तो अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसमें भी वही बात है कि मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में भी ना रिलीजियस प्लेसेस हैं। 2-4 मैडम चॉकलेट हार गए हैं, अब आप क्वेश्चन पेपर ले जाना, करके देख लेना। सो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क क्यों न्यूज़ में? बिकॉज इसके अंदर भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में सर्वे मांगा गया कि आर्कियोलॉजिकल पार्क वाले बताएं कि ये कौन से प्लेसेस हैं और क्या क्या इनका कैरेक्टर है रिलीजियस, राइट। सो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है कहाँ? मेहरौली दिल्ली में, कुतुब कम्प्लेक्स के जस्ट सामने है, राइट। सो what is the news about? Archaeological Survey of India recently informed the Supreme Court that it will file within a week the survey report of religious structures inside the park. अब हमें क्या सवाल बीच में मिल जाता है, जैसे हमने बनाया था क्वेश्चन कि इस पार्क में कौन से एरियाज हैं। दिल्ली में सिचुएटेड है, आउटसाइड द कुतुब कम्प्लेक्स, जस्ट नियर टू इट। प्री इस्लामिक टाइम से कॉलोनियल फेज तक हमेशा डेवलपमेंट में रहा है, और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, जस्ट नाम देख लो। टॉम ऑफ बलबन यहाँ पे है, जमाली कमाली मॉस्क एंड टॉम यहाँ पे है, राइट। देन उसके बाद सूफी सेंट जमाली थे, जिन जमाली एंड हिज कंपेनियन कमाली, वी शुड नो दिस कि सूफी सेंट थे, राइट। देन राजों की बौली, ये बहुत न्यूज़ में रहता था, एक बारी सवाल भी आया था इस पर, बट अब न्यूज़ में इतना नहीं है। राजाओं की बौली इज द स्टेप वेल ऑफ मेसन्स। देन दिस पार्क ऑल्सो हाउसेज द स्पिरिचुअल लैंडमार्क्स लाइक दरगाह ऑफ कुतुब शाह, a serene white marble shrine dedicated to Sufi saint and the हिरजों का खनका a Sufi hospice, right। so सूफीज़म कौन से टाइम पे सूफीज़म आ रहा है? बेसिकली 12वीं सेंचुरी में, 11वीं-12वीं सेंचुरी में, है ना। तो उस टाइम की ज़्यादा बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं। देन जहाज़ महल और शिप पैलेस अ लोधी एरा प्लेजर, इसको लोधी एरा याद रखना है, जहाज़ महल कई बार आ जाता है, किसने बनाया था? लोधी एरा का है ना। देन आयरन पिलर ऑब्वियसली। सो कमिंग टू दिस टेम्पल, ये गलत ऑप्शन बनाया था, देखो जोक भी वही है, थानोस बिकम थानोस्वरन सुब्रमण्यम अय्यर। सो साउथ इंडियन नाम से ना हिस्ट्री में मेरे को नहीं लगता, विद एक्सपीरियंस नाउ सिंस 2020 हिस्ट्री की किताबें ज़्यादा पढ़ने का फ़ायदा है ही नहीं, है ना। अगर आपके पास 100 घंटे हैं हिस्ट्री पढ़ने को, तो उसको आप डिवाइड कर लो मोर हाई स्कोरिंग कंपोनेंट्स में, है ना। बिकॉज हिस्ट्री के सवाल ऐसे आ रहे हैं प्रीलिम्स में, मेंस में नहीं। मेंस में हिस्ट्री का बहुत फ़ायदा है, बट मेंस में कल्चर आता है। मेंस में क्या करना चाहिए, उसमें भी हम हैक्स लगाएंगे कि हमने 10 पॉइंटर बना लेने हैं हर टॉपिक के, और वही के वही ऐसा उतार आएंगे, आंसरों में नंबर पूरे आएंगे। बट वो तब की बात है। प्रीलिम की क्या बात है? प्रीलिम में आई थिंक देर आर 3-4 टाइप्स ऑफ अटेम्प्ट टेक्निक्स इन हिस्ट्री। एक जोग्राफिकल लोकेशन होगी, एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाली बात भी बताऊँगा, right। so we'll use that and try to manage about 65 or 70% of history questions. That is too let's say too honest from my side, है ना। ये बोलने की जगह कि सारे सवाल यहाँ से आएंगे, नहीं आते यार, जो मर्जी कर लो। whoever is saying that कि सारे हिस्ट्री के सवाल मेरी किताब से हैं, बोला भैया दिखाओ किताब, पेपर से पहले दिखाओ, बाद में तो आप ऐड कर लोगे, राइट। सो हिस्ट्री में अपना आइडिया यही रहेगा। बट फिर भी अबथेश्वरा टेम्पल, नो डिसरिगार्ड्स और डिसरिस्पेक्ट, 1300 ओल्ड है। इनको यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन मिला है। सो आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू दिस अवार्ड, दे माइट आस्क यू किसने बनाया था, क्यों लेके आया था, बिकॉज ये उनकी लगभग फेवरेट डायनेस्टी है। चोला डायनेस्टी उनकी लगभग फेवरेट डायनेस्टी है ना। सो इसको सवाल को 3-4 तरीके से घुमाया जा सकता है। एक, ये कौन सी सेंचुरी का है, चोला टाइम्स का है। दूसरा, ये कौन सी डायनेस्टी ने बनाया, चोला डायनेस्टी ने बनाया। अगर और भी गंदे होंगे तो मैच द फॉलोइंग किंग्स दे देंगे, किंग विक्रमा चोला एंड दिस भाई साहब कुलूथुंगा चोला हैव मेड इट, राइट। सो एटलीस्ट हम क्या करेंगे, वील नॉट लर्न एवरी टेम्पल। जो 5-7 न्यूज़ में रहे हैं और वो चोलाज के इंपॉर्टेंट हैं, वो तो याद कर लें यार, कि कुछ तो शायद आ जाए,
जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप कि शायद आ जाएगा, इट इज़ नॉट श्योर, राइट. So historically the village surrounding the temple was known as Vikrama Chola, sorry for the pronunciation, Chola Srivishwaran and Koluthunga Chola Nallur, and the Koluthunga also installed the idol of Adi Sarveshwar in the temple. The temple is home to numerous deities etc etc. याद नहीं करना यार, इतना नहीं याद करना, इतना याद रह जाए ना, ये स्पेलिंग ही याद रह जाए. How would you pronounce it? अभातहसेश्वरार टेम्पल, ये चोला डायनेस्टी का है कि और कोई प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए. ट्राई, आप करेंगे ट्राई, यू कैन से इट. आप साउथ इंडियन नाम अच्छे बोल लेते हैं. मैडम नेहा, अभितेश्वरा टेम्पल, चलो मेरे से याद कर लो कि सर ने पढ़ाया था और चोला डायनेस्टी का था, ही हाईलाइटेड. मैं तो ABTH लिखा था इसे, ABTH चोला, बात खत्म, राइट. एंड विक्रमा एंड कुलुथुंगा चोला. So key facts about UNESCO award is, this award recognizes the efforts of individuals and organizations in restoring, conserving and transforming structures. Its establishment in 2000, कोई खास बात है नहीं, है ना. प्राइवेट एफर्ट्स को भी ये ऑर्गेनाइज या रिकग्नाइज करता है. देन धारिणी, वन वर्ड आजकल थोड़े से वापस आए हैं. सो व्हाट इज़ धारिणी? कुछ भी नहीं है, ये 3D मैपिंग करी है हमने फीटल ब्रेन की, है ना. जो फीटल ब्रेन होता है उसकी इमेजिंग बेटर करके, इमेजिंग मतलब जैसे अब कोई बच्चा होता है, प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उसके अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं. सो नाउ वी हैव यूज 3D इमेजिंग ऑफ द फीटल ब्रेन डेवलपमेंट. सो इससे क्या होगा, हमारे पास बेटर इमेजिंग टेक्निक्स होंगी तो हम बेटर एनालिसिस कर पाएंगे, बेटर अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे, बेटर ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे, राइट. सो दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड इमेजेस प्रोवाइडेड. और किसने किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने रिलीज करी है इमेजेस ऑफ फीटल ब्रेन. फीटस में है ना, वी नो दैट. सो इट इज नाउ द लार्जेस्ट पब्लिकली एक्सेसिबल डिजिटल डेटा सेट ऑफ ह्यूमन फीटल ब्रेन and is freely available to researchers all around the world. The provides detailed insights into brain development from the second trimester of fetus. Trimester में divided होती है ना अपनी pregnancy, right? So second trimester, and researchers have identified 500 brain regions, making it a complete atlas of the human brain. इसमें ज़्यादा और कुछ याद करने को मैं नहीं कहूँगा. This is a location जो मैच द फॉलोइंग में ऐसी सी आती हैं. लताकिया लिख दिया, 4-5 लिख दिया, ऐसे पिछले 2 साल से ऐसे आ रहा है ना कि पता ही नहीं होता ये है क्या, सुना भी नहीं होता. बट आंसर क्या होता है? नन ऑफ द अबव. 3 हो तो 4 में नहीं. अब इन्होंने क्या करा, इन्हें पता लग गया कि हमने 2 में नन ऑफ द अबव निकाल लिया. अब इन्होंने 2 की जगह 3 कर दिए कॉलम. 3 कॉलम को मैच करो तो आंसर नन नहीं रहेगा. वो भी देखेंगे, बट अभी सारे हैक्स करा लूँगा तो प्रीलिम क्रैश कोर्स के पैसे कौन देगा, है ना, वो भी तो लेने. सो एनी हाउ, सो दिस इज़ अ गुड थिंग एज वेल. सीरिया में हो क्या रहा है? वी नो, सीरिया में बशर अल असद थे, है ना. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रिबेल्स ने अपने लिए टेरिटरी रखी हुई थी. एक रिबेल्स वो हैं जो अब सरकार फॉर्म कर रहे हैं, एक टर्की बैक्ड रिबेल्स हैं, एक कर्डिस्तान कर्ड्स के बैक्ड रिबेल्स हैं, है ना. तो सीरिया में यहाँ पे सीरिया को पहले बशर अल असद की रजीम को हमने चेक किया था लास्ट टाइम, करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि बशर अल असद के फादर रूल करते थे एज अ डिक्टेटर. देन ईयर 2000 में बशर अल असद आए थे, ही इज़ अ डॉक्टर ऑप्थेमोलॉजिस्ट, है ना. और इनके साथ हमने बात करी थी कि ही वॉज अ वेरी गुड रूलर, बट जो इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई वो 2011 तक ऐसा पता लगा कि सिर्फ अमीरों को बेनिफिट कर पा रही हैं. तो देन दी अगेन कार्ल मार्क्स वाली बात. मैडम क्या कहते हैं कार्ल मार्क्स? गरीब क्या करेंगे? रेवोल्यूशन. तो गरीबों ने क्या कर दिया? रेवोल्यूशन, है ना. सो रेवोल्यूशन करके देन देयर स्टार्टेड प्रोटेस्ट एंड फाइट्स. बट उस टाइम इन्हें सपोर्ट करने वाले थे बशर अल असद को रशिया, ईरान और हिजबुल्ला और हमास. इन सब ने सपोर्ट करा बशर अल असद ने. देन प्रोटेस्ट को दबा दिया. बट सोचा गया था कि ये नेगोशिएट करेंगे, इन्होंने वॉर से दबाया, मार मार के भगाया उन्हें. प्रिजन्स बना दिए जहाँ पे लोगों को मार दिया जाता था. सो अब वो लोग जो प्रोटेस्टर्स थे, रिबेलियस थे, उन्होंने देखा कि इसको बचाने वाला रशिया था, वो तो यूक्रेन से लड़ रहा है. इसको बचाने वाला हिजबुल्ला था, वो तो इजराइल ने ख़त्म कर दिया है. इसको बचाने वाला हमास था,
हमास तो उनको तो घर पे रहने की जगह भी नहीं बची है। तो बशर अल असद के सारे सपोर्टर्स कहीं ना कहीं बिजी थे और वीकेंड थे। सो मौका देख के सीरिया के रिबेलियस पीपल ने डमेस्कस पे कब्जा कर लिया। डमेस्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया एंड बशर अल असद लेफ्ट द कंट्री। नाउ द सीरियन टर्की बैक्ड रिबेल्स हैव फॉर्म द गवर्नमेंट ओवर देयर, राइट। सो नाउ दे आर ट्राइंग टू फॉर्म एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट। और कहा जा रहा है कि इनके पास बेनिफिट ये है कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये अपनी सरकार पहले से चला रहे थे, हेंस दे हैव एक्सपीरियंस एज वेल, है ना। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट सीरिया अपने आप को बॉम्ब करता है, उसके बाद इजराइल उन्हें बॉम्ब करने लग जाता है। इजराइल का क्या चालाकी है, इजराइल कहता है कि अब ये वीकेंड है, इनके पास सरकार है नहीं, तो मैं गोलन हाइट्स पूरा का पूरा अपने पास रख लूँ। जो गोलन हाइट्स की सीज फायर लाइन थी उससे भी आगे पहुँच गया। अब इजराइल की स्कीम यह है कि गोलन हाइट्स में अपनी पॉपुलेशन डबल कर देगा। सो एक और यहूदियों का, जूज़ का रहने का इलाका बन जाएगा। और गोलन हाइट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, गोलन हाइट से सीधा सीरिया की कैपिटल दिखती है, हाइट पे है, जोग्राफिकल एडवांटेज है। तो अगर गोलन हाइट्स सारा इजराइल कब्जा कर लेता है, सो इजराइल अगेन अभी भी अनडिफीटेबल सा है इस एरिया के लिए, बट और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, राइट। सो कहानी हम करंट अफेयर्स में कब से कर रहे हैं, जब हिजबुल्ला के पेजर फोड़े थे। IR इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर हम अच्छे से पढ़ें, है ना। अगर ना पढ़ें तो इट इज़ वेरी बोरिंग, राइट। सो गॉट माई आइडिया। सो ओवर हेयर व्हाट इज़ द न्यूज़, लताकिया पोर्ट को, लतकिया या लताकिया जो भी आप बोलना चाहो, इसको एक पॉइंट में तो अपने पास लिख लो प्रीलिम वाले, कहाँ पे है ये, सीरिया। इतना सा ध्यान रखना, इट इज़ वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ सीरिया, जहाँ पे इजराइल ने मिलिट्री वेसल से मिलिट्री साइड पे बॉम्बिंग करी है। प्रिंसिपल पोर्ट ऑफ सीरिया है, लोकेटेड ऑन ईस्टर्न पार्ट ऑफ, दो तीन पॉइंट्स लिख लो, मेडिटेरेनियन कोस्ट पे। प्रीलिम वाले भाई प्लीज़ नोट कर लेना, सीरिया का पोर्ट है लताकिया, मेडिटेरेनियन कोस्ट पे है, राइट। देन मेडिटेरेनियन कोस्ट पे, दिस इज़ अ रिवीजन थिंग, लताकिया पोर्ट के लिए दो बहुत थे। मेडिटेरेनियन इंटरकॉन्टिनेंटल सी है, बहुत सारी नेशन जिसके बॉर्डर पे हैं, कुछ लोगों ने याद कर रखी हैं। देखो मैंने तो एक ही ट्रिक बनाई थी इस पर, बनी तो बहुत थी, बट जॉर्डन नहीं है भाई साहब, सच बता रहा हूँ, 2 साल 2 सवाल निकल गए। जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन डज नॉट बॉर्डर मेडिटेरेनियन। हाँ आ रहा है, इस पर होगा, वही मैप नहीं लगाया, बिल्कुल ऐसे है, पूरा मैप देखना उसमें, है ना। ओवर हेयर यू कैन सी, इधर बहुत छोटा होगा, दिखेगा नहीं, राइट। सो मेडिटेरेनियन सी पे कौन सी नहीं है, जॉर्डन नहीं है। बाकी अगर 22 की 22 याद होती हैं, मैडम सुनाएंगे, आपको याद थी कि नहीं, इधर आके सुना दो, चलो बैठ के सुना दो। हाँ जी 10-12 बता दो। हाँ हाँ जी हाँ, इसमें पिक्चर होनी चाहिए थी, मेरी पिक्चर कहाँ गई, आई थिंक एडिट कर दी उन्होंने। चलो एनी हाउ, सो बॉर्डरिंग कितनी कंट्रीज है, 22। रिवर्स ना पूछ लें भाई, रिवर्स एब्रो, रहोन, पो, नाइल, टाइबर एक्सेट्रा ड्रेन इनटू दिस सी। एटलीस्ट इतना ध्यान रख लेना, एटलीस्ट इतना कि नाइल रिवर किस में ड्रेन हो रही है, मेडिटेरेनियन में। सिर्फ इतना, पो शो ना याद रहे कोई बात नहीं, बट नाइल रिवर ड्रेन हो रही है, राइट। आजकल तो ये भी पूछने लगे, नन ऑफ द रिवर्स ड्रेन इनटू दिस सी, राइट। सो देन आइलैंड्स Cyprus, Chios, etc. are in this sea, right जी। Then exercise desert night, last year आर्मी के सवाल आए थे, so exercise पे सवाल आते हैं। Earlier the questions were ये exercise किसके बीच में है, अब कई बार डिटेल भी पूछ लेते हैं। So exercise desert night किसके बीच में है, anybody, aerial exercise, I'll tell you that, बिल्कुल सही पकड़े। सो अरेबियन सी पे एयर एक्सरसाइज है, दिस इज बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। बस इतनी सी बात लिख लो, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। डेजर्ट नाइट, इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, और
सेकेंड सच ट्राइलेटरल एंडेवर है, सेकेंड टाइम हो रही है ये। बस 3 बातें लिखने को कह रहा हूँ मैं। अरेबियन सी के ऊपर हुई थी, कोई बात नहीं, वो कहीं और भी हो जाएगी। सो इंडिया यूएई एयर कॉम्बैट एंड सेकेंड फ्रेमवर्क ऑफ दिस। कौन से जेट्स पार्ट ले रहे हैं? 330 MKIs राफेल एंड F-16s, नो प्रॉब्लम। FS टू स्ट्रेंथन द डिफेंस, ऑब्वियसली ये तो करना ही है। सिग्निफिकेंस मार्क्स अ कंटिन्यूड एफर्ट टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इन द इंडो पैसिफिक। ये मेंस वाली बातें, ज़्यादा नहीं इस पर अभी हम ध्यान दे रहे। ये एग्जैक्टली मेंस है कि मोदी जी ने 11 शब्दें बोली हैं, 11 पॉइंट्स जो आपने मेंस में एज सच उतार के आने ही आने हैं, काम आना ही आना है। तो बाद में भूल ना जाएं, तो आज सिर्फ 11 पॉइंट लिख लेंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट भी चल रहा है, 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे एडिटोरियल आ रहे हैं, एंड इंडिया का वे फॉरवर्ड तो लिखना ही है। सो इन्होंने वे फॉरवर्ड में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। सो पीएम मोदी साहब प्रपोज्ड 11 रेजोल्यूशंस इंक्लूडिंग अपहोल्डिंग एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस बट स्ट्रांगली अपोजिंग एनी रिलीजन बेस्ड कोटा। इस पे आगे टॉपिक भी आएगा रिलीजन बेस्ड कोटा पे, वो भी ध्यान देने वाली बात है। आई विल कम टू दैट टॉपिक एज वेल। ही प्रपोज दीज रेजोल्यूशंस व्हाइल रिप्लाइंग टू अ 2-day डिबेट इन लोकसभा ऑन द ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 ईयर्स, है ना। इसमें बोल बच्चन कौन सा है भाई? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ चेंज होती गई है, कॉन्स्टिट्यूशन करके ही देश चल पा रहा है। बट लेट्स लुक एट द मेजर हेडिंग्स ऑफ द 11 प्लेजेस। साहब कहते हैं पहला, ये एज सच ना घर जाके इसको शॉर्ट नोट बना लेना, 11 पॉइंट लिख लेना, कल को मेंस में काम आएगा। मेंस की डायरी होगी आपके पास, वे फॉरवर्ड्स में लिख लेना। सिटीजन अपनी ड्यूटी करें, सरकार और सिटीजन दोनों अपनी ड्यूटीज़ करेंगे तो देश प्रोग्रेस करेगा। देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हमें एम करना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ये कंक्लूजन्स में आप लोग लिखते आ ही रहे हो, है ना। देन जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन लेके आनी है। प्राइड इन आर लॉज एज वेल एज ट्रेडिशंस, दोनों को हैंडल करना है, राइट। देन ऑपोजिशन टू रिलीजन बेस्ड कोटाज, की देश को धर्म के नाम पर बांटना नहीं है, ये मोदी जी कह रहे हैं, कह तो रहे हैं। वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट से लेके वुमेन लेड डेवलपमेंट, हाँ जी नहीं शुरू से बोल रहे हैं, बोलना तो होता ही है ना, हारे नहीं है। देखो अब महाराष्ट्र और हरियाणा जीत गए, है ना। हरियाणा में बाय द वे देयर वाज अ सैड न्यूज़, प्रीवियस CM, एक्स CM ऑफ द स्टेट ओम प्रकाश चौटाला जी पास्ट अवे यस्टरडे। बट अगैन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मौज ली, 5 बार मेरे ख्याल CM रहे, और लास्ट बार जब रहे तो आई थिंक ही वॉज द मोस्ट करप्ट CM एवर। बट स्टिल अब, हाँ जी हरियाणा में कुछ नहीं किया तो सही, जो नई गाड़ी लाता था वो रख लेते थे, जो नया होटल खोलता था हिस्सा डाल लेते थे, सारे बच्चों को 100 हज़ार करोड़। सच्ची में मैंने सच्ची में देखा है, इनके पंचकुला के घर में सच्ची में सोने के नलके हैं, सीरियसली सच्ची सोने के नलके हैं, जाके देख के आना। लैम्बोर्गिनी बरगुनी तो कुछ समझते नहीं है लोग, मतलब इफ़ यू सी देम इन द पब्लिक आई, तो इनके जो सन्स नहीं, अब तो ग्रैंड सन्स पब्लिक आई में तो बहुत अच्छे हैं, बट शाम रात को क्लब में देखना इनको, दे आर द बिगेस्ट हुलिगन्स इफ़ यू कंसिडर देम। बट एनी हाउ, जो डेथ होती है तो ऑब्वियसली वी हैव टू पे ओबीडियंस टू हिम, रिस्पेक्ट टू हिम, कि अपने हिसाब से उन्होंने काम किया, कि कल को कोई हमें उठा के ना ले जाए कि क्या बकवास कर रहा था, है ना। सो वी हैव टू पे रिस्पेक्ट टू हिम, ही rose to power, he served the state, he was the son of Devilal ji, Devilal was one of the best chief ministers of Haryana also, right। So regional growth हम 11 प्लेस देख रहे थे इनके, जीरो करप्शन हो गया, opposition to religious based कोटा हो गया, women led development, regional growth for national development, balanced regional growth चाहिए। जस्ट पॉइंट्स की हेडिंग लिखनी है, रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मोदी जी ने कहना ही है ना, टेनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं, मेरिटोक्रेसी लेके आओ। यू नो इंडिया एक्चुअली नीड्स दिस। आई वुड वांट ट्रेडिशनली पार्टी सपोर्टर नहीं, प्रोग्रेस सपोर्टर होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स को। इफ़ आइडली आई वुड वांट कि अब ऑपोजिशन स्ट्रॉन्गर हो, है ना, ग्रो कर रही है, बट अगैन फिर सेटबैक हो गया। लोकसभा इलेक्शन में ऐसा लगा था कि अब ऑपोजिशन आएगी, बट जब तक डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन स्ट्रॉन्गर नहीं होगी तो हम डिक्टेटरशिप की तरफ जाएंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी पावर को यूजरअप कर सके, पावर को छीन सके, है ना। जो भी आगे बोलेगा उसके घर ईडी चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ईडी कम जाएगा देखना, राइट। सो देन प्राइड इन इंडियन हेरिटेज, ये तो हिंदुत्व का मुद्दा है ही है।
देन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस वुड बी ऑलवेज इंपॉर्टेंट। स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं हम, आज तक यही पढ़ रहे हैं। कई बार जब खुद पढ़ता होता था तो मुझे लगता था ऐसा, खासकर जब टॉपिक आता था ना लू, आप में से किस किस को लगता है एक लू टॉपिक होता है ज्योग्राफी में, जब लू टॉपिक आता था इसमें लिखा होता था कि ये विंड्स चलती हैं गर्मियों में नॉर्थ रीजन में। सो मुझे लगता था यार 6th क्लास से अब तक 20 साल से ऊपर हो गए हैं, अब 20-25 साल के हो गए, यही पढ़ी जा रहे हैं। कितनों को ऐसी फीलिंग आती है पढ़ते हुए लू या कुछ और टॉपिक? किसी को नहीं आती? सारे प्रोग्रेसिव माइंड के हैं। मुझे लगता है यार यही पढ़ी जा रहे हैं बार बार, क्या हो गया? Anyhow, so while PM Modi's 11 resolutions aim to outline a roadmap for India's future, they face sharp criticism as well from the opposition, who dismiss that as rhetoric. But anyhow, हमारा इसमें टॉपिक में सिर्फ एक ही कंसर्न है कि कल को वे फॉरवर्ड लिखना हो तो हम सरकार के हिसाब से लिख सकें, हमें ये सब करना है। देन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाले को फ़ोन करो, मिलियनेयर वाला गाना लगा होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो वाले एसेट्स हैं जो आपने लोन लिया बैंक से, 90 डेज अगर आपने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दिया तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। फिर इसमें सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल एसेट्स भी होते हैं, डाउटफुल एंड सब स्टैंडर्ड एसेट्स, राइट। देन इसके बाद और क्या नई खबर क्या है इसमें, क्यों खबरों में रहा है कि कुछ ही कंपनीज हैं, लगभग 100 कंपनीज टोटल 50% के आसपास डेट देती हैं, है ना। बिगेस्ट बीइंग नहीं एनपीए में अडानी डेट तो बहुत बड़ा है, बट एनपीए में सबसे बड़ा नहीं नहीं नहीं। मैं बताता हूँ एक आइडिया, उनकी इंडस्ट्री या चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में थी बहुत बड़ी, भूषण स्टील इंडस्ट्री। भूषण स्टील हैज़ बीन टेकन ओवर, इंडस्ट्रियल एरिया में था उनका, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, राइट। वन ऑफ द बिगेस्ट एनपीएज इज भूषण स्टील। सो ऐसे एसआर कंपनी है अगेन। तो इफ़ वी सक्सेसफुली प्रोसेस देयर रेजोल्यूशन, मैनी ऑफ द एनपीएज कैन गो डाउन, राइट। तो हमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम हैज़ बीन ग्रैपलिंग विद एन अलार्मिंग सर्ज इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। रिसेंट इन्वेस्टिगेशन इंडियन एक्सप्रेस ने करी थी, जहाँ से हमने न्यूज़ ली है। 43% of total NPAs amounting to 4.02 lakh crores are owed just by 100 companies. 100 बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो बड़े चोर हैं, NPAs उनके बिगेस्ट हैं। यू नो ऑब्वियसली ऑलवेज कंपनी की कल्ली की गलती भी नहीं होती, हर केस में सिर्फ कंपनी चोर नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल सहारा इंडिया का केस सीधा सीधा सामने आता है। सहारा इंडिया के साथ क्या हुआ, वो क्या करता था बंदा, लोगों से पैसे उठाता था एंड उनको रेगुलर इंटरेस्ट देता था। सपोज आप सबसे 2-2, 5-5 लाख रुपए मैं ले लूँ कि आपको बैंक में 4% इंटरेस्ट मिलता है, मैं आपको 10% दूंगा। देन इस पैसे से मैं लैंड लेके उस पर सोसाइटी डेवलप कर दूँ। अब आपको मैंने 5 लाख के 6-6 लाख दे दिए, मेरे 10-10 लाख बन गए। आपका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा, सोसाइटी में जो रहेगा उसका भी फ़ायदा। तो अच्छा काम चल रहा है। आरबीआई बीच में बोल देता है कि अगर आपके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, अगर बैंकिंग लाइसेंस नहीं है तो आप रेगुलर इंटरेस्ट नहीं दे सकते। और मेरी जितनी सोसाइटियाँ बन रही थी उन पर रोक लगा दी। आप लोग अपने 5-5 लाख वापस मांग रहे हो, मेरी सोसाइटियों पे रोक लगी हुई है, तो मैं बेचूं कहाँ से? अब मेरे को अंदर कर दिया कि तूने एनपीए किया है ना। सो दिस इज़ नॉट ऑलवेज कि सिर्फ कंपनी की गलती होती है। इंडिया में हम पुराने ज़माने से फिल्म देख रहे हैं ना कि विलन हमेशा अमीर होगा, जो अमीर है उसकी गलती है। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट, बट एनपीएस को मैनेज करना, उन्हें बेटर प्रोसेस करना, वो तो हमें करना ही करना है, राइट। दिस हाईलाइट्स सिस्टेमिक इश्यूज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैड लोन्स अमंग अ फ्यू प्रोमिनेंट बोरोवर्स। सो बेसिकली अगेन ये दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैड लोन्स बता रहा है, साथ में ये बता रहा है कि बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम में भी फ्लॉ है। गरीब आदमी को लोन देते नहीं, बड़े आदमी को गलत लोन भी दे देते हैं। गलत लोन है ना, बेसिकली जिसने लोन प्रोसेस करा उसकी गलती है। सो डेफिनेशन ऑफ एनपीए क्या है? पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 डेज से क्या नहीं आया? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट। 90 डेज के बाद प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट दे दे तो एनपीए कैटेगरी से निकाल देंगे उसको। अगर 90 डेज के बाद देना शुरू हो जाए, हाँ निकाल देंगे। इनको बेसिकली एनपीएस कैलकुलेट क्यों करने होता है? बेसिक मुद्दा क्या है? वाई डू यू नीड टू कैलकुलेट दिस? व्हाट डू यू थिंक? क्यों करते हैं एनपीए कैलकुलेट? उससे फायदा क्या होता है? बेसिक मुद्दा, प्रिंसिपल अंडरलाइंग इट। बैंक का फायदा बैंक की इनकम है।
हाँ, और कोर देखो, कोर हमेशा प्रोटेक्शन ऑफ बोरोवर्स इंटरेस्ट होगा। बैंक क्या कर रहा है? बैंक तो इंटरमीडियरी है, पब्लिक से पैसे लेता है, बिजनेसेस को लोन देता है, और उसमें पब्लिक को इंटरेस्ट देता है लेट से 4%, बिजनेस से लेता है 8%, 4% इनका फ़ायदा है ना। सो इंटरमीडियरी होने करके ये पब्लिक का पैसा ले रहा है, लोन में दे रहा है। सो अर्लियर इंडिया में क्या होता था, जब बैंक खुले लोग बैंक में पैसे नहीं डालते थे, पैसा किसी को देते नहीं थे, घरों में भी गद्दों के नीचे छुपा के रखते थे कि हम क्यों दें बैंक में। सो हमने ये एश्योर करा कि डिपॉजिटर का पैसा बचा रहे। ऐसा ना हो कि डिपॉजिटर से लेट से सबसे आपसे 20-20 करोड़ ले लिया डिपॉजिट में और ये बैंक लोन दे के खुद भाग गया, फिर आपका पैसा कौन देगा। सो हर टाइम ये हमने प्रोटेक्शन रखनी है कि डिपॉजिटर को पैसा वापस मिले। सो हेंस हम कैलकुलेट करते हैं जो लोन इनका एसेट है, लोन बैंक के लिए एसेट है ना, जिसने लिया है, सपोज आपने लोन लिया, आपके लिए लायबिलिटी है, देना है, बट बैंक ने तो वापस लेना, उनका एसेट है। सो लोन जिनका एसेट है वो एसेट कितने पावरफुल हैं, अगर ख़राब हो रहे हैं तो बैंक उनके लिए प्रोविज़न बना के रखे कि लेट से मैंने 100 रुपया लोन दिया था, अब मुझे लगता है कि 90 दिन से इंटरेस्ट नहीं आया तो ये वापस ना आए, तो इसके लिए 10 रुपये अलग रखो या 50 रुपये अलग रखो कि अगर ना आया फिर डिपॉजिटर के पैसे तो देने हैं, किसी के तो 100 रुपये हैं ये, है ना। दिस इज़ द आइडिया। तो इसके लिए एनपीए नॉर्म्स हैं, सीआरआर और एसएलआर एट्सेट्रा, दोज नॉर्म्स हैं कि डिपॉजिटर का पैसा बचा रहे। बेसल नॉर्म्स आपने पढ़े होंगे। बेसल नॉर्म्स कौन बना रहा था, कौन ले डाउन करता है बेसल नॉर्म्स? बेसल 1, 2, 3, द सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स, द बैंक ऑफ इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट्स, है ना, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, राइट। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, राइट। वी मस्ट नो दीज थिंग्स यार। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 इकोनॉमिक्स स्टैटिक में तो पढ़ा ही है हमने। और है क्या कोर मुद्दा, क्या है? डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को बचाना और बैंक रन को रोकना। बैंक रन क्या होता है? कैसे अफवाह फैली कि बैंक डूबने वाला है तो सारे इकट्ठे होकर पैसे लेने चल जाते हैं। दिस इज द पॉइंट। बैंक नहीं भाग रहा, इकोनॉमिक्स अच्छी पढ़ रहे हैं। कहाँ से? मेरे से ही पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। एनी हाउ, सो बैंक रन गलत मत करना, ऑप्शन कंफ्यूज करेगा। बैंक रन यही नहीं होता बैंक करप्ट होके भाग गया। बैंक रन होता है कि लोगों में अफवाह फैल गई कि बैंक बंद होने वाला है और सारे लोग अपने पैसे वापस निकालने चले गए, बहुत सारे लोग। सो बैंक क्या कर रहा था, बैंक आपसे डिपॉजिट ले रहा है, आगे दे रहा है, और थोड़े बहुत अपने पास बैलेंस रख रहा है कि कोई 1500 निकालने आ गया तो ठीक है। बैंकिंग में अगर आप कोई दोस्त यार होगा तो उनसे पूछना, उनके बैंक का एक कैश बैलेंस होता है कि एक ब्रांच के हिसाब से कैलकुलेटेड होता है कि यहाँ पे इतने पैसे निकलने हैं तो इसमें इतने पैसे रखो कैश, बाकी सारे लोन दे दो। सो अगर सारे ही पैसे वापस लेने आ गए तो लोन तो एकदम से नहीं ना आने लगे वापस, वो तो कोई 5 साल का, कोई 8 साल का, कोई 20 साल का लोन है। सो क्या होगा, अगर बैंक से सारे पैसे निकालने आ गए तो बैंक अपने आप ही बंद हो जाएगा, उसे कहना पड़ेगा भैया मेरे पास नहीं है पैसे, या आरबीआई के पास भागना पड़ेगा। सो बैंक रन इज द सिचुएशन व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द डिपॉजिटर्स try to withdraw their money because of certain negative news or negative rumors, right? बैंक रन में लोग निकाल रहे हैं पैसे, बैंक नहीं भाग रहा, right जी। for banks a loan is an asset because the interest paid on these is the most significant income, obviously बैंक चलता है इससे। when customer retail or corporates are not able to pay the interest, they become non performing for the bank as it is not earning anything, simple सी बातें। therefore RBI has defined NPAs as assets that stop generating income, कितने दिन में? 90 दिन, 90 डेज अगर प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। देन फर्दर जी, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, अगर एनपीए रहा है लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, राइट। एसेट दैट हैज रिमेन्ड सब स्टैंडर्ड फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स दैट विल बिकम डाउटफुल। 90 दिन, 12 महीने, उसके बाद 12 महीने, कौन सा पहले है? सब स्टैंडर्ड, देन डाउटफुल, देन लॉस्ट एसेट्स, अनकलेक्टेबल लॉस्ट एसेट्स। इसमें एक और टर्म आती है हेयर कट। व्हाट इज हेयर कट? कराने वाला है मेरा, मुझे पता है, बट व्हाट इज हेयर कट इन बैंकिंग टर्म्स? बैंक जो अपना प्रॉफिट रख रहा होता है वो थोड़ा कम रखता है, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट दोबारा से देखना। हेयर कट इज, लेट्स से इस बोरर को मैंने 10 लाख रुपए दिए थे, अब ये लोन नहीं दे पा रहा मेरा वापस, अब मुझे पता है कि मेरा ज़ीरो हो जाएगा ये पैसा,
ये 10 लाख नहीं देगा, इसके पास एसेट है नहीं, तो व्हाट द बैंक सेज कि यार चल कोई बात नहीं, तेरा लोन माफ़ कर देते हैं थोड़ा बहुत, जितना दे सकता है दे दे। सो बैंक रिकवरी करता है 8 लाख रुपए की। 10 लाख लेने थे, 8 लाख रिकवर हुए। सो जो ये 2 लाख बच गया, दैट इज़ हेयर कट। हेयर कट दे दिया बीच में कि यार चलो 0 से तो 8 लाख ही बढ़िया है ना, 15 से तो 13,000 ही बढ़िया है, 0 से तो 13,000 बढ़िया है, राइट। सो दैट इज़ योर हेयर कट। हेयर कट के 2,000 रुपये लग गए, सही। देन एनपीए प्रोविजनिंग क्या है जी? प्रोविजनिंग का आइडिया हमने देख लिया कि अगर बैंक का कोई लोन खराब हो रहा है तो उसके लिए पहले ही उसे पैसे साइड पे करके रखने पड़ेंगे। साइड पे मतलब इन पैसों को वो लोन नहीं दे सकता, राइट। एंड देन हम इसको कैलकुलेट भी करते होते थे रिस्क अवेटेड रेशियो के हिसाब से, CRAR, है ना। सो वी नो दोज टर्म्स। देन फर्दर GNPA एंड NPA, कई बार इसमें पूछ लेते हैं जी ग्रॉस एंड नेट में क्या फ़र्क है। GNPA इज द एब्सोल्यूट अमाउंट दैट टॉक्स अबाउट द टोटल वैल्यू ऑफ ग्रॉस NPAs फॉर द बैंक इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर, एब्सोल्यूट। देन नेट NPA सब्सट्रैक्ट्स द प्रोविजन मेड बाय द बैंक्स, बस इतना सा फर्क है। GNPA लेट्स से 1,000 रुपये का लोन आपका बैड एसेट है तो GNPA वुड भी 1,000, इसमें से आपने 200 रुपये की प्रोविजन कर रखी है तो NNPA वुड भी 800। सो आइडिया ये होना चाहिए, ये एब्सोल्यूट था ऑब्वियसली, बट इसमें माइनस क्या हो रहा है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। माइनस क्या हो रहा है? प्रोविजन, जो प्रोविजनिंग आप कर चुके हो बिकॉज आप उसके लिए पहले ही रख चुके हो। तो GNPA माइनस प्रोविजनिंग ऑलरेडी डन वुड बी NNPA। देन NPA रेशियोज, यार रेशियोज पे सवाल आ रहे थे 2018-19 में, अब नहीं आ रहे, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया। NPAs कैन ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एडवांसेस। सो कितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये रेशियोज हैं। इन रेशियोज के कैलकुलेशन से क्या पता लगता है कि जितने ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उतना एक तो बैंक बैड परफॉर्म कर रहा है और उतना बैंक को ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। बेजल 3 नॉर्म्स तो बोल रहे हैं आपको NPAs की 100% प्रोविजनिंग करनी है। अगर 100 रुपये NPA हो तो पूरे 100 के 100 को प्रोविजन करो, राइट। दैट इज़ व्हाट बेजल 3 सेज, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, अगेन न्यूज़ में रहता है, बट ये क्यों मैं बार बार लेके आता हूँ, बिकॉज वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। दुनिया में इससे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन वाला प्रोजेक्ट नहीं है, राइट। सो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी इज लाइकली टू सबमिट इट्स फाइनल रिपोर्ट ऑन दी कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और प्रोजेक्ट एक्सक्लूडिंग द एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरिंग जियो टेक्निकल टेस्ट। कहाँ पे है ये देखने वाली बात, मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट, बस इतना लिख लो अपने पास, कलेश्वरम प्रोजेक्ट ऑन गोदावरी रिवर इन तेलंगाना। इतना सा पेपर के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। बाकी चलो डिटेल्स हैं, इरिगेशन देगा, वर्ल्ड्स, ये भी लिख लो, पिछली बार ऐसी स्टेटमेंट भी आई थी ना, 2 स्टेटमेंट्स लिख लो। गोदावरी रिवर तेलंगाना पे है एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसमें वाटर को लिफ्ट कराया जाता है, लिफ्ट करा के मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है ना। देयर आर टाइप्स ऑफ डैम्स, चेक डैम्स, रिवर डैम्स, वो ज्योग्राफी के स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, लेक्चर चला जाएगा घंटा और, राइट। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट प्रोजेक्ट, इट्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्राणहिता एंड गोदावरी रिवर्स। प्राणहिता किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? अर्कावती और हसदेव नहीं है, हसदेव मांड इसकी नहीं है, महानदी की है, राइट। सो प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं टोटल 240 TMC ऑफ पावर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कोई ज़्यादा डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ पॉश एक्ट, पॉश एक्ट कौन सी है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, दैट इज द पॉश एक्ट। सो पॉश एक्ट, ये न्यूज़ क्या है जी, दिस इज अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज पे पॉश एक्ट लगती है कि नहीं। पॉश एक्ट थी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस। सो रिसेंट न्यूज़ इज कि पॉलिटिकल पार्टीज पे ये अभी तक नहीं लग रही। सो एक पटिशनर ने जाके केस कर दिया कि वुमेन के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी हो रही है, हेंस वहाँ पे भी पॉश एक्ट लगनी चाहिए। बट अर्लियर रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की क्या कहती हैं कि वर्क प्लेस पे लगती है ना सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस,
सो पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रेडिशनल वर्क प्लेस नहीं होता, हेंस वो वर्क प्लेस की डेफिनेशन में नहीं आती, हेंस पॉलिटिकल पार्टीज पे सेक्सुअल हरासमेंट वाली एक्ट एज इट इज़ नहीं लगती। सो सुप्रीम कोर्ट ने पटिशनर को क्या बोला है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ अगर पॉश एक्ट लगवाना चाहते हो तो राइट प्लेस टू गो इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट दी सुप्रीम कोर्ट। पहले आप इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, उनसे जजमेंट लेके आओ या फिर उनसे डिसीजन लेकर आओ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी फिर हम देखेंगे। सो प्रेजेंटली क्या है, पॉश एक्ट डज नॉट अप्लाई टू पॉलिटिकल पार्टीज, दैट्स द बेसिक समरी। और पॉश एक्ट के पीछे एक और समरी है, एक जजमेंट अपने को पता होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट मेड दीज सेक्सुअल हरासमेंट गाइडलाइंस, कौन सा केस लॉ था वो, अच्छा पता है अपने को, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। देन 2013 के आसपास ये पॉश एक्ट आती है। दिस इज बेसिकली गिविंग एन स्टैट्यूट टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सेड कि जब तक हमारा, इसमें एक लॉजिक वाली बात भी है, कॉमन सेंस एंड लॉजिक, कि जब तक ये लॉ नहीं बनता तब तक ये विशाखा वाली जजमेंट एज लॉ काम करेगी। सो कैन सुप्रीम कोर्ट मेक द लॉ? यस, until there is a vacuum in the law, the Supreme Court can for the needs of justice make the law. सिर्फ इंटरप्रेट नहीं, मेक द लॉ भी कर सकता है, राइट। सो कभी कभार ये लॉजिक्स काम आ जाते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हर्ड अ पीएल एडवोकेटिंग कि भाई पॉश एक्ट को आप पॉलिटिकल पार्टीज पे लगाओ। पिटिशनर सेड इनकंसिस्टेंसीज इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। ये पॉश एक्ट चाहती है कि हर ऑफिस में, हर वर्क प्लेस में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हो जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स हो सकें। सो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं है। कोर्ट ने कहा जी आप इलेक्शन कमीशन के पास जाओ। द केस हैज़ रेज क्वेश्चन अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ पॉश एक्ट्स। अभी कैसे चल रहा है, हर पार्टी के ना अपना इंटरनल डिसिप्लिनरी कमेटी है, वही देखती है कोई भी कंप्लेंट्स को। बट अगेन पॉश एक्ट में अलग अलग प्रोविजन है। ये डिसिप्लिनरी कमेटी का हेड कोई भी हो सकता है। पॉश एक्ट में आईसीसी की हेड वुमेन ही होगी, आदमी हो ही नहीं सकता। और उसमें सीक्रेसी के प्रोविजंस भी होंगे, जिसने कंप्लेंट करी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिसिप्लिनरी कमिटीज़ में नहीं है। सो हेंस पिटिशनर ने कहा भाई लेके आओ। सो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 की गाइडलाइंस थी जो सेक्सुअल हरासमेंट की प्रिवेंशन करती थी एट वर्क प्लेस। देन पॉश एक्ट आई जी। पॉश एक्ट राइट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को सेफर बना रही है, राइट्स को इन्फोर्स कर रही है, सेक्सुअल हरासमेंट एंड प्रॉब्लम्स को अवॉइड एंड एड्रेस कर रही है। सेक्शन 3 बोलता है पॉश एक्ट इंश्योर्स द protection against sexual harassment. It defines workplace to include both public and private organizations. Obviously दोनों में लग रही है, hospitals etc. However, its application to political parties is unclear due to their unique structure. कि exactly political party के आप worker या फिर let's say employee नहीं होते, आप उसके member होते हैं, है ना। और उनके as such offices में काम नहीं हो रहा, बाहर जाके काम कर रहे हो। So hence political parties पे अभी तक नहीं लगा। हाई कोर्ट्स ने बोला भी है, Center for Constitutional Rights and Advocacy, the court ruled that political parties lack an employer-employee relationship, इसलिए हम इन पे enforce नहीं कर पा रहे। अगर करना है तो इलेक्शन कमीशन से कराओ। Consequently, political parties were deemed not liable to establish internal complaints committee, कि उनको force नहीं करा जा सकता, right? Then this raises legal and structural challenges in ensuring accountability for sexual harassment within political organizations. So अभी सिस्टम कैसे चल रहा है? सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मैंडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन, करना होता है। 29A ये सेक्शन ध्यान रखना, कई बार आ जाता है, बड़ा है मतलब अमेंडमेंट से आया है ना। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिक्वायर्स डिटेल्स सच एज पार्टीज नेम्स, हेडक्वार्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड अ मेमोरेंडम अफर्मिंग एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पॉलिटिकल पार्टी आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाओगे ऑब्वियसली। Then challenges, POSH Act aims to protect women from sexual harassment at workplace, but political parties का non-traditional structure है and often temporary और field based work होता है, office based work नहीं होता। Then despite challenges, the POSH Act tries to provide broad definition of workplace and employee could provide some basis for its application. The act includes location visiting during employment as well. ऑफिस के अंदर ही नहीं, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, कहीं बॉस साथ लेके जाता है, वहाँ पे भी आप हेरासमेंट के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, राइट। फिल्मों में होता है ना, जब बॉस ट्रिप पे ले जाता है उसको, दिस हैपेंस। सो वो बात भी कवर्ड है इस एक्ट में। देन पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन दैट आउटलाइन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज कुड ऑल्सो हेल्प आइडेंटिफाई द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप एन ICCs। बट अभी हमने क्या याद रखना है कि अभी यहाँ पे डिसिप्लिन मैकेनिज्म्स हैं, पॉश एक्ट पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं लगता। सो डिसिप्लिन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम क्या है हमें
बिकॉज वो आईसीसी जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है उसके फीचर्स को फॉलो करे ना करे कोई मैंडेट नहीं है। विमेन ना हो हेड, प्रिवेसी को ध्यान ना रखा जाए एंड प्रोसीजर को हार्ड कर दिया जाए विमेन के लिए, रिवील करके उसको बेइज्जती करी जाए उसकी, कोई ऐसी बात प्रोटेक्टेड नहीं है। आईसीसी सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में ही बनेगी? नहीं नहीं, इनफॉर्मल में बनेगी। देयर वुड बी मैंडेट्स अकॉर्डिंग टू द एक्ट, इनफॉर्मल में भी बनानी है, बट देयर इज आई थिंक अ लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होने चाहिए तब बनेगी, राइट। सो एनी हाउ ECI स्टैंड, इलेक्शन कमीशन एंड अथॉरिटीज अंडर आर्टिकल 324 क्या है इनके पास, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। एम्बिग्यूटी इन इन्फोर्समेंट कंप्लायंस विद अदर लॉज, ECI से कहने से क्या होगा। अब ये हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि अगर ये PIL वाला बंदा इलेक्शन कमीशन के पास चला भी जाता है फिर क्या काम हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने लास्ट ईयर कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को RTI के लिए आना चाहिए, आगे RTI में फॉल करना चाहिए, बट आज तक RTI इन्फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ पे नहीं हुआ। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट पे क्रिटिक कर रहे हैं दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ आर येट टू अपॉइंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स। जहाँ पे भी RTI होता है वहाँ पे एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को कह तो दिया ECI ने, बट अभी RTI के अंडर भी एप्लीकेबल नहीं हुए। देन ECI's adherence to CSI order. ECI has aligned itself with CIC's 2000 order maintaining that national parties are public authorities and RTI के अंडर आना चाहिए, बट हमने क्या देखा अभी RTI के अंडर नहीं आ रहे। सो ECI adopts an advisory approach, जजमेंट नहीं देती, इन्फोर्समेंट नहीं, एडवाइजरी अप्रोच करती है एंड पार्टीज फिर बेशर्मों की तरह उसे फॉलो नहीं करती। अब गोलन हाइट्स, ऑल राइट, मैप इसमें होगा। आई थॉट मैप कहाँ गया, अब देखो जी कहाँ पे क्या है। ये मैप ऐसे इसको लस्सी बना के पी जाओ, सवाल आने ही आने इस एरिया से, है ना। इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ऊपर क्या है, हाँ टर्की, इधर इसके इस साइड क्या है, हाँ उस साइड गाजा, वेस्ट बैंक इधर, है ना। ये नदी, ये सी, इधर नदी, ये सारी बातें एक बारी देख लेते हैं। इजराइल ने ऑक्यूपाई करा है, कोई नहीं पूछने वाला किसने ऑक्यूपाई करा, बट गोलन हाइट्स हिली एरिया ओवरलुकिंग द अपर जॉर्डन रिवर वैली ऑन द वेस्ट, वेस्ट पे जॉर्डन रिवर वैली है ना। देन असीरियन टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय इजराइल, कोई बात नहीं, बाउंडेड बाय द जॉर्डन रिवर एंड द सी ऑफ, ये नाम मैंने भी पहली बार सुना है यार, किसने सुना है पहले, मैं पहली बार सुना है सच्ची। द सी ऑफ गैलीलियन टू द वेस्ट, Mount Hermon on the north and Wadi al Rukad river on the east. So I think this becomes the that sea. क्या बोलेंगे इसे, मैडम आप बोल रहे पहले सुना है, Sea of Galileon, गैलीलियो, गैलीलियन नहीं होना चाहिए। आई थिंक गैलीलियो गैली पे बना होगा ना ये, जो बहुत महान आदमी थे गैलीलियो साहब। सो लेट्स कॉल इट गैलीलियन, इसको डिस्कस करेंगे तो याद रहेगा। इजराइल के साइड पे है, गोलन हाइट्स के वेस्ट पे है ना। गैलीलियन ऑन द वेस्ट, इट्स एक्सटेंड्स अबाउट 71 किलोमीटर, कोई बात नहीं, रफली बोट शेप्ड एटसेट्रा, कोई बात नहीं, रिमेंबर द नेम। द एरिया वाज पार्ट ऑफ एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न सीरिया अंटिल 1967। 1967 में 6 डे वॉर होती है तो इजराइल इसको रख लेता है। दे ट्राई, सीरिया ट्राइज टू गेट इट बैक, बट बोथ कंट्रीज साइन एन आर्मिस्टिस, मतलब पीस एग्रीमेंट 1974, एंड UN ऑब्जर्वर फोर्स यहाँ पे आ जाती है। 1981 में इजराइल यूनिलैटरली एनेक्स दी पार्ट ऑफ गोलन हाइट्स। ये पेपर में आ चुका था, गोलन हाइट्स किसके अंडर है, सीरिया के पास नहीं, इजराइल के पास है। टेरिटरी किसकी है, सीरिया की। ऑक्यूपाइड किसके द्वारा है, इजराइल, राइट। इट कंसिडर्ड ऑक्यूपाइड टेरिटरी, अभी भी इसे इंटरनेशनल लॉ में लीगल नहीं माना गया, बट अब सीरिया क्या कर रहा है, सीरिया इसको फिर से पूरा टोटल कैप्चर कर रहा है, सीजफेयर लाइन से भी आगे जाके इसकी पॉपुलेशन को डबल करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, कि इजराइलीज बहुत ज़्यादा रहने लग जाएंगे, फिर ये हमारा ट्रेडिशनल एरिया हो जाएगा, फिर जो मर्जी कर लो, कोई और इसे टेक ओवर कर ही नहीं पाएगा। दिस इज देयर स्कीम राइट नाउ, राइट। देन सुप्रीम कोर्ट स्टांड्स ऑन रिलीजन एंड रिजर्वेशंस, कोटा एंड कोटा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अपने आप पढ़ लो। सो पहली बात इसमें तो चलो प्रीलिम के लिए हाइलाइट्स हैं, मेंस के लिए भी प्लीज़ अपनी कैटेगरी रिप्रेजेंट नहीं करनी आंसर्स में। आपको नहीं पता आपका आंसर कौन इवैल्यूएट कर रहा है, अपने को मीडियम स्टांस ही रखना है, और इवन अपनी पर्सनालिटी में भी न्यूट्रल स्टांस रखना है ना।
अगर जिसको रिजर्वेशन मिल रही है, टीना डाबी का बहुत सारा उड़ा था कि क्यों ली, आपको मिल रही होती आप छोड़ते? नहीं ना। हमने उनके लिए कोई हक छोड़ा? नहीं। तो वाई वुड शी डू इट? जब तक उन्हें मिल रही है तब तक वो लेंगे, जब उस पर चेंज होगा तो होगा। एंड देयर हैज़ बीन अ ह्यूज चेंज, ह्यूज पॉजिटिव डेवलपमेंट। सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs इज़ नॉट नाउ अलाउड। अप्लाई हो गया? अप्लाई तो होगा, एकदम से नहीं होता, अभी पॉलिटिक्स करेगी धीरे धीरे, बट अलाउड तो हो गया, अप्लाई नहीं हुआ अभी कहीं पे भी, मैंने नहीं देखा। राइट, एनी हाउ धीरे धीरे अप्लाई होती हैं चीज़ें। जैसे उत्तराखंड ने UCC बनाया था, अब जनवरी 2025 से अप्लाई होगा, है ना। सो सब क्लासिफिकेशन अलाउड है तो अप्लाई तो हो ही जाएगी। राइट, सो एनी हाउ रिलीजन एंड रिजर्वेशंस पे क्या बात है? रिजर्वेशंस अलाउड है आर्टिकल 16, 15, 16 में, है ना। है तो 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, बट बेसिकली रिजर्वेशन किसके लिए है? व्हाट इज़ द कोर रीज़न ऑफ रिजर्वेशन? कि जिनके खिलाफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था, है ना, हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रेक्टिफाई करने के लिए आर्टिकल 16, 15, 16 में रिजर्वेशन अलाउड है, ताकि हम एक बारी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ले आएँ सबके पास, एंड देन रिजर्वेशन हटा दें। तो रिजर्वेशन इज सपोज टू बी अ सनसेट लॉ, टेम्परेरी लॉ, कि जब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गई, सबके पास बराबर मौका हो गया तो हटा देंगे। बट किसको क्योर करने के लिए? हिस्टोरिकल इनजस्टिस को, नॉट प्रेजेंट इनजस्टिस। प्रेजेंट इनकेपेबिलिटी को क्योर करने के लिए नहीं है अंडर आर्टिकल 16। प्रेजेंट इनइक्वालिटी को क्योर करने के लिए कौन सी रिजर्वेशन आई है? EWS। इज दैट बेस्ड अपॉन आर्टिकल 16? No, that is based upon DPSP, Article 46, right? That is a separate category. But 16 आर्टिकल 15, 16, 14, 15, 16 में कौन सी है? हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड बैकवर्डनेस पे बेस्ड, बैकवर्डनेस पे बेस्ड। सो इस बेसिक मुद्दा क्या है कि रिलीजन, कल्ले रिलीजन के बेस पे, एक ही लाइन लिख लेना, that religion cannot be the sole criteria for reservation. Religion cannot be the sole criteria for reservation। एक बात ये लिखने वाली, बिकॉज हमने कॉम्प्रिहेंसिवली बैकवर्ड कैलकुलेट करना है। इंदिरा साहनी केस में जो बोला हुआ था, है ना, इंदिरा साहनी केस सबने पढ़ा? कोई बिल्कुल फ्रेशर तो नहीं यहाँ पे जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा? चलो, एंड देन एक और पॉइंट इसमें लिख लो, रिलीजियस कन्वर्टीज। रिलीजियस कन्वर्टीज आर टिल नाउ not provided reservation under SC category, अगर आप SC थे, कन्वर्ट कर लेते रिलीजन, तो उसमें अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिल रही, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी, है ना। OBC में मिल सकती है बट SC कैटेगरी में नहीं मिलेगी। Right, so Supreme Court recently said, Supreme Court only observed reservation cannot be on the basis of only religion. The apex court was hearing a challenge to Calcutta High Court's decision to strike down reservation granted to 77 classes predominantly from the Muslim community within the quota. Constitutional framework for religious group. There is no express prohibition on identifying religious groups as beneficiaries of OBC or ST. Right. However, such efforts have been primarily within the OBC category. 16 clause 4 में reservation की बात है। The Constitution passed the state to provide reservations for any backward class of citizens. यार इसमें एक बेसिक बात भी है, कई बार हम भूल जाते हैं, रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से स्टैटिक पॉलिटी, दैट रिजर्वेशन इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट। नो पर्सन और सिटीजन हैज़ द राइट टू रिजर्वेशन, है ना। कभी कभार सवाल बन जाता है पासिंग बातों से क्लासों में। सो राइट टू रिजर्वेशन किसी के पास नहीं है, सरकार दे वो उनकी ड्यूटी या प्रेरोगेटिव है, उनकी मर्जी है, डिस्क्रिशन है। राइट, सो केरला इज इंक्लूडेड मुस्लिम्स विद इन OBC कोटा फॉलोड बाय कर्नाटका, तमिलनाडु। कर्नाटका एंड केरला में रिजर्वेशन दे रहे थे, मुस्लिम कोटा। सो रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स आर इंट्रोड्यूस बेस्ड ऑन द थर्ड बैकवर्ड कमीशन रिपोर्ट चेयर्ड बाय जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी। चिन्नप्पा रेड्डी वाली बैकवर्ड कमीशन ध्यान रखना, नाम आ जाता है किससे रिलेटेड है ये। राइट, द रिपोर्ट आइडेंटिफाइड मुस्लिम्स एज होल एज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अगेन जस्टिस रचिंदर सचार कमीशन कमिटी again highlighted the abysmally low representation of Muslims in OBCs, है ना।
Then it emphasized the benefits of backward class entitlements had yet to reach them. इंदिरा साहनी जजमेंट क्या कह रही है जी? बैकवर्ड क्राइटेरिया हैज टू बी आइडेंटिफाइड ऑन बेसिस ऑफ मैनी क्राइटेरियाज, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, नॉट ओनली रिलीजन, है ना. सो इंदिरा साहनी के बेसिस पे दे सेड दैट बैकवर्डनेस हैज टू बी डिसाइडेड ऑब्जेक्टिवली बेस्ड अपॉन वेरियस क्राइटेरियाज. सो हेंस बात वही है कि एज आई सेड, रिलीजन कैन नॉट बी द, बिल्कुल सही, कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन. दिस वी हैव रिटन इटसेल्फ. सोल बेसिस रिलीजन नहीं हो सकता. देन रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन इन एससी स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर शेड्यूल कास्ट. शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट थी? जो कास्ट को हमने शेड्यूल में लिख दिया था, राइट. सो दोज कास्ट वर प्राइमरली हिंदूज. सो अगर वो कन्वर्ट करते हैं तो उनको रिजर्वेशन अभी नहीं मिल रही. स्टेट वाइज एससीज थे. क्लॉज 3 ऑफ द 1950 ऑर्डर स्टेट दैट इंडिविजुअल प्रोफेसिंग रिलीजन्स अदर देन, ध्यान से देखना, हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म कैन नॉट बी कंसिडर्ड शेड्यूल कास्ट. हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट के सिवाय शेड्यूल कास्ट नहीं होगी. ट्राइब एंड ओबीसी हो सकता है ना, बट शेड्यूल कास्ट नहीं होगी. सर ये ऊपर क्या बताया आपने कि एससी अगर किसी और रीजन में कन्वर्ट ही हो जाता है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलती है. अभी हिंदुइज्म के अलावा किसी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलती. बट इसमें एक और बात भी है, कोर्ट ने बोला है कि रिजर्वेशन क्या मिल सकती है? हाँ, इफ ही प्रूव्स दैट इज इनजस्टिसेस आल्सो एग्जिस्ट इन द रिलीजन ही इज कन्वर्टेड. पर कैटेगरी तो नहीं भी एससी नहीं मिलेगी उसे, एससी नहीं मिलेगी उसे, बट ही हैज़ टू प्रूव कि बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन क्यों मिले. ज़्यादातर कोर्ट फिर ओबीसी में अलाउ कर देता है या और कोई कोटा दे देता है. बट अगेन एससी रिजर्वेशन नहीं मिलती अदर देन हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट. ऐसे एकदम टॉप क्लास रिजर्वेशन है ना? नहीं, एसटी ज़्यादा बढ़िया है. सबसे बढ़िया है पीडब्ल्यूडी, वो भी थर्ड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी. गोड्डा गोड्डा तोड़ देता हूँ, कट ऑफ नीचे हो जाएगी, है ना. एक हाथ काट लेते हैं, क्या कर रहे हो 2 हाथों का? आईएएस लग जाओगे. चले. फिर क्या करेंगे? अभी क्या कर रहे हो? तो फिर भी क्या ही कर लेंगे. अभी क्या कर रहे हो? कोशिश कर रहे हो ना, शॉर्टकट. बट नहीं, हमेशा हाथ देख के याद रहेगा. जब है ना, जब अगर एक हाथ या एक शोल्डर रुक जाए तो लाइफ बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट. इट इज़ रियली रियली डिफ़िकल्ट. कपड़े पहनना, उतारना, खाना खाना, गाड़ी चलाना बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. कहने की बात है उन्हें रिजर्वेशन अच्छी है, बट उनको देखो जो फिजिकली बेचारा डिसेबल्ड है ना, स्पेशली एबल्ड कहते हैं आजकल, जो मर्जी करा दो उसको, राजा बना दो, बट जब वो चलेगा फिरेगा रहेगा तो उसे हमेशा ये स्टिग्मा रहेगा, यार मेरे पास क्यों नहीं है पूरे हाथ पैर, राइट. हमेशा उसे रहेगा. इवन वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज एन IRS नाउ, है ना. उनका जस्ट इतना था कि एक हाथ थोड़ा छोटा था, इतना था, पूरी बहानी थी. सो ही इवन इफ इज़ एन ऑफिसर, हमेशा फ़ोटो ऐसे आती है दूसरी साइड से. सो ही इज़ ऑलवेज कॉन्शियस, हमेशा दिमाग में रहता है वो स्टिग्मा. सो फॉर दैट उनका वेलफेयर के लिए ज़रूरी है. आई डोंट थिंक एट ऑल दैट दिस PWD रिजर्वेशन इज़ अनजस्टिफाइड. उनको तो मेरे ख्याल मिलनी ही मिलनी चाहिए. इवन आजकल तो आप पेट्रोल पंप्स पे देखोगे तो एक ना एक उनका एम्प्लॉय कंपल्सरली PWD होता है. उनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी अब जगह मिल रही है और मिलनी चाहिए, है ना. जिसके साथ कोई डिसेबिलिटी है उसको तो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग, अ फिलैंथ्रोपिक थिंग कि उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए. नहीं तो वो बेचारे पहले ही यार दे आर नॉट एज मच एबल्ड एज द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन बी. सो दे विल ऐड टू मिजरी एंड इंसानियत कहाँ गई हमारी, है ना. सो उस कोटे से कभी नहीं चढ़ना. उनका कोटा जस्टिफाइड है, दिख रहा है. सो अ पर्सन मस्ट प्रूव दैट कास्ट बेस्ड सोशल हैंडिकैप्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द ऑपरेसिव सोसाइटी इन द न्यू रिलीजियस एनवायरनमेंट एज वेल. जो मैं बात कह रहा था, अगर वो प्रूव कर दे तो सुप्रीम कोर्ट कैन गिव रिजर्वेशन टू देम, राइट. देन रंगानाथ मिश्रा कमीशन रिकमेंडेड इन 2007, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2004, फाउंड दैट कास्ट सिस्टम ट्रांसेंड्स रिलीजियस बाउंड्रीज. इन्होंने कहा है कि कन्वर्टीज को दो, क्योंकि कास्ट सिस्टम इवन कन्वर्जन के बाद जाता है. क्रिश्चियन कन्वर्टीज तो होते हैं, बट लोग जाके अभी भी कह रहे होते हैं है तो SC है ना ये. सो उस स्टिग्मा को हटाना है.
सो इन्होंने रिकमेंड करा है। कैटेगरीज हैं? हैं क्रिश्चियंस में भी कैटेगरी, क्रिश्चियन में कास्ट कैटेगरीज नहीं है, बैकवर्ड कैटेगरीज हो सकती हैं बट कास्ट कैटेगरीज नहीं है। मुस्लिम्स में मुस्लिम्स में सेक्शंस हैं बट अगैन उन्हें शेड्यूल कास्ट में नहीं करते, हम ज़्यादातर काउंट बैकवर्ड में कर लेते हैं, ट्राइब में कर लेते हैं। इंडियन सोसाइटी होने का कि हाँ जी। मुस्लिम्स में कैटेगरीज हैं। मुस्लिम्स में नहीं, मुस्लिम्स में हर जगह कैटेगरी हैं। शिया सुन्नी मुस्लिम्स तो सारी दुनिया में है। ये कास्टिज्म वाला कास्ट I think everywhere there are castes in Muslims. As per my knowledge, there are everywhere divisions. Caste class divisions तो रहेंगी, है ना? So the center has rejected these findings. इन्होंने कहा था कि religious convertees को भी दे दो, सेंटर ने बोला नहीं देनी, right? Then key issues awaiting the Supreme Court judgment, adjudication, challenge to the 1950 schedule caste order. The constitutional validity of 1950 schedule caste order, particularly clause 3, is under scrutiny. Under this case, नाम नहीं याद रखना, कोई बात नहीं. The Supreme Court decided to examine the constitutionality, and however in April 2024 the court deferred the hearings, and अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा. तो हमारे पास रूल क्या है, रिलीजियस कन्वर्टीज को SC कैटेगरी में दे विल नॉट गेट दिस रिजर्वेशन. KG बालाकृष्णन बोल रहे हैं सेंटर रिजेक्टेड रंगानाथ मिश्रा कमीशन which supported extending SC benefits to convertees, right? Instead it formed a new commission chaired by KG Balakrishnan. The commission has conducted public hearings and November 2024 में extension ले लिया इन्होंने and October 2025 में रिपोर्ट लाएंगे. तो हमें ये सारी डिस्कशन का एसेंस क्या पता लगा कि रिलीजियस कन्वर्टीज को SC कैटेगरी में नहीं मिलती रिजर्वेशन. Then further, debate on OBC reservation for religious groups. Supreme Court is also addressing whether OBC reservation can be provided to a religious group as whole. क्या बैकवर्ड क्लास सिर्फ रिलीजन पे हो सकती है? नहीं हो सकती ना, वही डिस्कशन है. So in 2005, Andhra Pradesh government introduced a law granting 5% OBC reservation to Muslims, which the AP High Court struck down the same year. The High Court ruled that the government failed to apply objective criteria. By the way, सब क्लासिफिकेशन OBCs में हो सकती है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ओबीसीज में हो सकती है, सब क्लासिफिकेशन होती है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है. ओबीसीज में तो पहले से ही हो रही थी सब क्लासिफिकेशन. दिक्कत क्या है फिर, बोला क्यों इलीगल है? बिकॉज उन्होंने सिर्फ रिलीजन के बेस पे कर दिया. उन्हें ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, सारे क्राइटेरिया पे प्रूव करना था कि मुस्लिम्स को इसलिए दे रहे हैं बिकॉज इन प्लेसेस पे ये इन क्राइटेरिया में बैकवर्ड है, क्वालिफाई करते हैं इंदिरा साहनी केस के हिसाब से, है ना. पॉइंटर्स दिए थे जो उस केस में, राइट. सो दो द SC स्टेटेड इट वुड हियर दिस केस आफ्टर डिसाइडिंग द चैलेंज टू रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. कहा था उसको वैलिड कर दिया, उससे कहा था उसके बाद सुनेंगे, बट सुन नहीं रही, राइट जी. सो दैट्स इट. एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर साइड तो मुझे बताओ, नहीं तो जो क्या करना है अब आपने इस PDF के साथ, PDF मिलेगी आपको, जस्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव रिटन, बट फिर भी जो 11 पॉइंट्स रह गए उनको मेंस वाली डायरी में उतार लेना एंड क्वेश्चंस को रिविजिट कर लेना. दैट्स इट, राइट. और वन मोर थिंग, वी आर फॉलोइंग दिस पैटर्न कि हमने करंट अफेयर्स के अलग नोट्स नहीं बनाने. रिजर्वेशन में जाके जहाँ पॉलिटी रिजर्वेशन के नोट्स हैं, ऐड दिस. दैट रिजर्वेशंस आर नॉट, SC रिजर्वेशंस आर नॉट देयर फॉर रिलीजियस कन्वर्टीज. रिलीजन कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया. सो जहाँ जहाँ आपके रिवीजन में ये स्टैटिक नोट्स में ऐड होंगे वहीं ऐड करेंगे कि हमारे पास वन सोर्स रहे, इतने ज़्यादा करंट अफेयर के नोट्स और इतने ज़्यादा स्टैटिक के नोट्स ना हो, राइट. थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम.